हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो बस आज रात क्लास 12 हिंदी का ये वीडियो देखकर जाना, आपको 100 में 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी हिंदी एक ही वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। तो यही रात अंतिम, यही रात भारी, कल आपका हिंदी का पेपर है। और आज अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे तो ये समझ लीजिए कि आप हिंदी में 100 में 95 प्लस लेकर आएंगे, क्योंकि अब की बार सभी स्टूडेंट को टॉपर बनना है। और ये वीडियो मैं एक दिन पहले इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोग एक दिन पहले इस वीडियो को देखकर जाएं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो सब इंपॉर्टेंट है। हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं तो इस बार भी आएंगे। तो क्लास 12 हिंदी का ये एक महा मैराथन क्लास है। पूरे 2 घंटे की ये क्लास होगी, लेकिन जो भी स्टूडेंट 2 घंटे बैठकर इस क्लास को देख लेगा वो जाएगा और हंसी खुशी 100 में 95 प्लस करके आएगा। तो ध्यान दीजिए, आज के इस वीडियो को मिस नहीं करना है, क्योंकि जो टाइम आपका बीत गया उसको मत सोचिए। आज पढ़ लीजिए बस आज रात, और कल आप 100 में 95 प्लस 4 कराएंगे। ठीक है, तो क्लास 12 हिंदी 2023 100 में 100 नंबर पक्का आपकी हमको करना है। तो बस आज रात मौका है, इतना पढ़ लो। सो गए तो सोते ही रहोगे, अगर जाग कर पढ़ लोगे तो कल सुबह हंसते हुए आओगे। ठीक है, कल शाम को देखिए महा मैराथन क्लास। अब की बार हमें हिंदी में 95 प्लस पार करना है। अब मैंने आपको बताया कि पूरी हिंदी में एक वीडियो में पढ़ाऊंगा, तो पूरी हिंदी में टोटल 22 टॉपिक है, 22 टॉपिक, और 22 टॉपिक हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर नींद लग रही हो तो पानी वानी लेकर बैठिए, लेकिन ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में पूरी हिंदी हम खत्म करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को जो 10 नंबर के आते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश हिंदी का 10 नंबर का आता है, फिर पद्यांश 10 नंबर का। यानी कि जैसा आपका पेपर आता है सीरियल वाइज हम पढ़ते हुए चलेंगे। ऐसे ही जाकर लिख दोगे नंबर फुल लेकर आओगे। ठीक है, चौथा देखिए लेखक का जीवन परिचय पढ़ेंगे 5 नंबर, कवि का जीवन परिचय पढ़ेंगे 5 नंबर का आता है, कहानी पढ़ेंगे हम पंचलाइट कहानी या बहादुर कहानी 5 नंबर, खंड काव्य भी पढ़ेंगे 5 नंबर। यानी कि पूरी हिंदी हम खत्म कर देंगे। मैंने पहले ही बताया पूरी हिंदी खत्म करेंगे। 8वां टॉपिक है हिंदी संस्कृत का गद्यांश पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे हिंदी संस्कृत का पद्यांश। देखिए 7 नंबर का आता है, और श्लोक भी 7 नंबर का आता है। ठीक है, किस चैप्टर का श्लोक इंपॉर्टेंट है सब कुछ मैं बताऊंगा, यानी कि पूरा पेपर मैं सॉल्व करवाऊंगा। 10वां देखिए, फिर हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में मुहावरे एवं लोकोक्तियां 2 नंबर, संधि विच्छेद 3 नंबर, विभक्ति और वचन 2 नंबर, शब्द युग्म 2 नंबर। ठीक है, शब्द अर्थ 2 नंबर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 2 नंबर, वाक्य संशोधन भी 2 नंबर, रस पढ़ेंगे उसके बाद में रस 2 नंबर, छंद पढ़ेंगे 2 नंबर, अलंकार पढ़ेंगे 2 नंबर के। ठीक है, उसके बाद में हम पत्र लेखन पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण निबंध पढ़ेंगे 9 नंबर। यानी कि पूरे जो 100 नंबर का आपका पेपर होता है, पूरा पेपर मैं इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। और इसी तरह अगर बोर्ड परीक्षा में लिखकर आओगे तो यकीन मानो आप 100 में 95 प्लस पाओगे। ये वीडियो जो भी बच्चा देख लेगा कल शाम को हंसते हुए आएगा, अरे सर जी मैंने देख लिया था, आप बहुत मतलब आपका बताया हुआ सभी आ गया। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ताकि अभी और भी सब्जेक्ट है ना, लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो मैं सभी सब्जेक्ट के ऐसे ही वीडियोस लाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, इस महा मैराथन क्लास को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहले टॉपिक को, जो कि है हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए पढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहला टॉपिक है बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए हिंदी के जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो 10 नंबर के आपके आते हैं, और हिंदी के पेपर में सबसे पहला टॉपिक बहुविकल्पीय प्रश्न ही होता है। ठीक है, तो कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए हरिवंश पुराण के रचनाकार कौन है? जो हरिवंश पुराण रचना है इसको किसने लिखा है? आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, का है देवसेन, खा है विमल देव, गा है पुष्पदंत, घा है स्वयंभू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, स्वयंभू। ठीक है, दूसरा देखिए रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? तो रीतिकाल को हम श्रृंगार काल के नाम से भी जानते हैं, तो खा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखिए मैं क्वेश्चन बताते जा रहा हूं, आप लोगों को क्या करना है, कॉपी और पेन ले लेना है और हमारे साथ बैठ जाना है। अगर नींद आ रही है नींद को भगा दो, क्योंकि यही नींद और आलस्य आपको बर्बाद करती है। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि नींद अब आपको नहीं आनी चाहिए। सो रहे हो तो जाग जाओ, क्योंकि अब समय नहीं है, बाद में
पछताए से कुछ नहीं होगा। तीसरा देखिए, निम्नलिखित कवियों में से छायावादी कवि हैं, इनमें से कौन से कवि हैं जो छायावादी युग के हैं? कहा है जयशंकर प्रसाद। देखिए जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के कवि हैं, सिंपल सा है, मैंने बताया था जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के कवि हैं। चौथा देखिए, बिहारी सतसई की भाषा है। देखिए जो बिहारी सतसई रचना है ये किस भाषा में लिखी गई है? ये है ब्रज भाषा में, ठीक है, तो गा वाला ऑप्शन राइट होगा। देखिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अभी हमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ना है और इस वीडियो को बहुत ध्यान से आपको देखना है, इसलिए मैं ऑप्शन ज्यादा पढ़ नहीं रहा हूं, जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूं। पांचवा देखिए, चंद्रवरदाई की रचना है, इनमें से कौन सी रचना चंद्रवरदाई जी की है? तो वो है पृथ्वीराज रासो, ये चंद्रवरदाई जी की रचना है। इसके बाद में 6 नंबर देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना कौन सी है इन चारों में से? का है साकेत, खा है पल्लव, गा है प्रिय प्रवास, घा है गीत। तो देखिए इसमें से जो गीत है, सॉरी प्रिय प्रवास है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचना है, ठीक है, समझ में आया। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की है, पल्लव जो है सुमित्रानंदन पंत जी के, गीत महादेवी वर्मा जी का है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी ने भी लिखा है। देखिए सातवां देखिए, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, ये तो सबको पता है जयशंकर प्रसाद जी ये छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो अगर छायावाद युग का नाम लिया जाए और जयशंकर प्रसाद जी का नाम लिया जाए तो समझ लीजिए बेकार है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के महान कवियों में से एक है। आठवां देखिए, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? सिंपल सा, भक्ति काल को हम स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा। 9 नंबर देखिए, खालिक बरी के रचयिता कौन है? खालिक बरी इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है हमारे अमीर खुसरो जी, तो घा वाला ऑप्शन राइट होगा। लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर, टोटल में 10 ही क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि अभी हमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ने, गद्यांश पद्यांश जीवन परिचय कहानी सब कुछ खत्म कर देना है, पूरी कहानी ही खत्म कर देनी है, ठीक है। 10वां देखिए, लहर के रचनाकार कौन है? सभी को पता है, आंसू लहर झरना आ जाए तो जयशंकर प्रसाद जी का नाम ले लेना, ठीक है, ये आपके लहर के रचनाकार है। 10 क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिए। अब हम देखेंगे हिंदी का जो गद्यांश आता है 10 नंबर का, उसको पढ़ते हैं, ठीक है, एक एक टॉपिक को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, हम आते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश पर, ठीक है। गद्यांश जो है हमारे बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का आता है, ये हमारा दूसरा टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा, प्रॉब्लम ना हो। गद्यांश में होता क्या है, देखिए आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा, जैसे यहां पर दिया गया है, मैंने लिख रखा है, ऐसे रहेगा। देखिए यहां पर तो मैंने लिखा है, वहां पर कंप्यूटराइड आपको मिलेगा। देखिए, रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्यश्रित है, रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती, नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है, और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा की जन चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ ही रह जाती है। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, और ऐसी सशक्तता तभी वह अर्जित कर सकता है जब वह अपने युगानुकूल सभी मुहावरों को ग्रहण कर सके। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए उद्दिष्ट है, उसके अतिरिक्त उसकी जरूरत ही सोची नहीं जाती। देखिए अब आपको इस गद्यांश को पढ़ने के बाद ये तो पता चल चुका होगा कि ये किस पाठ से लिया गया है। देखिए भाषा का जिक्र किया है, तो भाषा किस पाठ में है? भाषा और आधुनिकता, इसके लेखक है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। तो भाषा और आधुनिकता चैप्टर से ये लिया गया। पहले इसको पहचानिए, क्योंकि इसके नीचे 5 क्वेश्चन भी रहेंगे जिसका हमें आंसर देना होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इस गद्यांश के नीचे कुछ इस प्रकार से 5 क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यानी कि आपको बताना है कि जो गद्यांश अभी हमने पढ़ा उसके पाठ का नाम और लेखक का नाम क्या है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जितने के नीचे ये रेखाएं हैं इतने का आपको अपनी भाषा में व्याख्या करना है। तीसरा क्या है, सर्जक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण क्या है, इसका आंसर आपको इसी गद्यांश में मिल जाएगा। चौथा है, किससे जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ पाता, तो ये भी आपका उसमें मिल जाएगा। पिछड़ी हुई रूढ़ियों एवं मान्यताओं से ग्रस्त समाज जो होता है वो आगे नहीं बढ़ पाता। पांचवा है, रमणीयता और उद्दिष्ट का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 5 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, टोटल 10 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। हमें करना क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपका जो गद्यांश है, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यानी कि जो आपका ये गद्यांश है, ध्यान दीजिए, जो आपका ये गद्यांश है इसके पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, ठीक है, और पाठ का नाम और लेखक का नाम, यानी कि क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए 2 गद्यांश आपको दिया जाएगा, एक ही करना होगा, तो हमें सबसे पहले रमणीयता लिखकर फिर डॉट डॉट करके इसका जो लास्ट वर्ड है, देखिए सोची नहीं जाती, इसको लिख देना है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ हमने इसी को किया है। तो यहाँ पर लिख देंगे रमणीयता
प्रश्नोत्तर संख्या आपको वहां पर डालना होगा, ठीक है, रमणीयता, फिर डॉट डॉट कर देंगे, ठीक है, फिर लिख देंगे सोची नहीं जाती, सोची नहीं जाती, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। ये मैंने क्यों लिखा, ताकि तो एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ आपने यही गद्यांश किया है, आपको भी लिखना होगा, ठीक है। अब लिखेंगे संदर्भ, यहां पर हेडिंग डालेंगे संदर्भ, क्योंकि हमें पहले का आंसर लिखना है तो फर्स्ट ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है, और लिख दीजिएगा संदर्भ। देखिए थोड़ा अच्छे से आपको लिखना है बोर्ड में ऐसे, ये लाल और पीला नहीं यूज करना है पेन, सिर्फ और सिर्फ आपको यूज करना है ब्लैक एंड ब्लू पेन। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो हम लिख देंगे संदर्भ। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, लेकिन हम इस प्रकार से लिखेंगे प्यारा सा, प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग, देखिए कौन सा भाग है, ये गद्य भाग, तो लिख देंगे ऐसे गद्य भाग, ठीक है, गद्य भाग में संकलित, में संकलित, ठीक है, तथा श्रेष्ठ विचारक, श्रेष्ठ विचारक, ठीक है, श्रेष्ठ विचारक हमने लिख दिया। वह निबंधकार, वह निबंधकार, ये निबंधकार भी हैं जो हमारे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं, तो निबंधकार, ठीक है। अब हम उनका नाम लिखेंगे ब्लैक से, ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रोफेसर ऐसे लिख देंगे प्रो, ठीक है, जी सुंदर रेड्डी इनका नाम है, ठीक है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, प्रो जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित। अब लिखेंगे पाठ का नाम, देखिए इस प्रकार से लिखेंगे, थोड़ा और चार्मिंग दिखेगा, अच्छा दिखेगा, ठीक है। पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता, भाषा एवं आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता, ठीक है, भाषा और आधुनिकता, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने। नामक शीर्षक निबंध से अवतरित है, ठीक है। तो लिखेंगे संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा श्रेष्ठ विचारक व निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता नामक शीर्षक निबंध से अवतरित है। तो अगर पहले क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे लिखेंगे संदर्भ लिखकर, तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे, आधा नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखिएगा। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, मतलब कहां व्याख्या करना है, ये जो गद्यांश दिया गया है इसके नीचे देखिए ये रेखाएं हैं। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है और ऐसी सशक्तता तभी वह अर्जित कर सकता है जब वह अपने युगानुकूल सभी मुहावरों को ग्रहण कर सके। इतने का अपने शब्दों में व्याख्या लिखना है, तो हम हेडिंग डालेंगे दूसरा क्वेश्चन, तो लिखेंगे आगे रेखांकित अंश की व्याख्या। हम लिखेंगे थोड़ा अपनी भाषा में, देखिए कोई जरूरी नहीं है कि जो किताबी भाषा है उसी में हम लिखें, हम अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, हमें नंबर मिल जाएगा 2 नंबर, ठीक है। देखिए क्या है, सभ्यता संस्कृति एवं ज्ञान के विकास के परिणाम स्वरूप समाज में जिस वैचारिक क्रांति का उदय होता है उसे हम युग चेतना के नाम से जानते हैं। इस युग चेतना अथवा लोगों को जागरूक करने का सबसे अधिक प्रभावपूर्ण माध्यम भाषा ही है और कोई भी भाषा तभी समर्थ व सशक्त हो सकती है जब वह अपने युग की आवश्यकताओं के अनुरूप सटीक या उपयुक्त मुहावरों को ग्रहण कर सके। इस प्रकार से आपको व्याख्या लिखनी है, 2 नंबर क्लियर। कोई जरूरी नहीं आप सेम टू सेम ऐसे लिखें, थोड़ा चेंज करके भी लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। ये भी हो गया, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, 2 क्वेश्चन क्लियर, 4 नंबर क्लियर। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, सर्जक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण क्या है। तो सब कुछ इसमें मिल जाएगा। देखिए नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण है, यानी कि अपनी भाषा में अगर हम लिखें तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार लिखेंगे। देखिए किसी भी भाषाविद, साहित्यकार अथवा कलाकार के सृजन
कृति या रचना में व्याप्त नवीनता ही उसकी मौलिक उपलब्धि का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो ये आपको आपके गद्यांश में ही मिल जाएगा। चौथा देखिए, किससे जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ पाता, यानी कि किससे जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ पाता, तो यहां पर लिखा है देखिए, पिछड़ी हुई रूढ़ियों एवं मान्यताओं से ग्रस्त समाज आगे नहीं बढ़ पाता। देखिए यहां पर दिया गया है, देखिए सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे नहीं बढ़ पाता। ठीक है, तो वही दिया गया यहां पर कि पिछड़ी हुई रूढ़ियों एवं मान्यताओं से ग्रस्त समाज आगे नहीं बढ़ पाता। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्या है, रमणीयता और उद्दिष्ट का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, यहां रमणीयता का अर्थ भाषा के सौंदर्य अथवा उसकी नवीनता से है, यानी कि रमणीयता का अर्थ जो है वो सौंदर्य अथवा नवीनता है, जबकि उद्दिष्ट का अर्थ भाषा के उद्देश्य से है। उद्दिष्ट का अर्थ भाषा के उद्देश्य से है। ठीक है, तो ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे पांचों क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 10 नंबर ले जाओ भैया बिल्कुल फ्री में। ठीक है, ले लो 10 नंबर, समझ में आया। तो ये आपका हो जाएगा गद्यांश, ये भी समझ में आ गया। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण पद्यांश कौन सा है, चलिए देखते हैं। अब चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण पद्यांश को, ये भी 10 नंबर का आता है, लगभग उसी तरह ये भी है। ठीक है, जैसे उसमें गद्यांश दिया गया था, इसमें पद्यांश रहेगा। देखिए जैसे देखिए दिया गया है, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय ब्रह से बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ये दिया गया, इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, पांचों का आंसर 2, 10 नंबर लो। ठीक है, कैसे देंगे देखिए, पहले इसका हिंदी मीनिंग समझते हैं। देखिए पवन दूतिका चैप्टर का ये है, जिसके कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। तो राधा जी पवन से कहती हैं, क्या कहती हैं देखिए, वो कहती हैं, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुवन से और न भेजा संदेशा। यानी कि राधिका पवन दूतिका से कहती हैं, विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि नए मेघों जैसी शोभा वाले, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, यानी कि नए मेघों जैसे शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले। कंज का मतलब होता है कमल, तो मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, यानी कि मेघों के समान शोभा वाले और कमल के समान नेत्र वाले। ठीक है, जो मेरे श्री कृष्ण जी हैं वो क्या हुआ है, वो कहां चले गए हैं, मधुवन चले गए हैं। ठीक है, कहां चले गए हैं वो श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए, मधुवन का मतलब मथुरा चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। और वो कहती हैं कि मैं उनके लिए रो रो कर पागल सी होती जा रही हूं, तू जा और श्री कृष्ण जिससे कहे कि राधा जी तुम्हारे विरह में पागल होती जा रही हैं, वो रो रही हैं, तो जाके तो सब उनको सुना दे। तो देखिए, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज फे नेत्र वाले, जाके आए ना मधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। यानी कि राधिका पवन दूतिका से कहती हैं, अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि नए मेघों जैसे शोभा वाले और कमल के समान नेत्र वाले मेरे श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए हैं और वो अभी तक वापस नहीं आए हैं और ना ही कोई संदेशा उन्होंने भेजा है, इसीलिए मैं उनके विरह में रो रो कर पागल हो रही हूं, तो जा और मेरी सब दुख कथा तू उनको सुना दे। तो देखिए इसके नीचे भी वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। देखिए पहला है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो हम अभी लिख देंगे कि इस पद्यांश के जो लेखक हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं, कवि, और जो चैप्टर का नाम है पवन दूतिका। दूसरा देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो ये दोनों लाइनें हैं इनकी व्याख्या आपको करनी है। तीसरा देखिए, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं, तो सिंपल सा है, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं, तो राधा जी जो है पवन दूतिका द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। चौथा देखिए, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख कीजिए। तो बताया गया है कि कृष्ण का जो सौंदर्य है वो आकाश में छाए मेघों के समान है और उनके नेत्र कमल के समान है, यही लिखना है। ठीक है, अगर हिंदी मीनिंग आपको आता है आप आंसर लिख देंगे। पांचवा देखिए, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो देखिए, राधा श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल हो रही है, बस हो गया। तो पांचों क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे वैसे ही। पहले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। इसको लिखने से पहले हम लिखेंगे, मेरे प्यारे ... सुना दे। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। तो लिखेंगे यहां पर देखिए, मेरे प्यारे, ठीक है, फिर हम ऐसे डॉट करेंगे। देखिए ये डॉट, ठीक है, सुना दे, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब एक हेडिंग डालेंगे खूब सुंदर सा, वो होगा संदर्भ। ठीक है, फर्स्ट लिखकर आगे फर्स्ट लिख दीजिएगा आप लोग, मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं लेकिन आप लोग लिख दीजिएगा क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। देखिए संदर्भ में हमें क्या लिखना है, पाठ का नाम और कवि का नाम लिखना है। तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश
पद्यांश, ठीक है। हमारी पाठ्य प्रस्तुत पद्यांश महाकवि, महाकवि, ठीक है। अब जो इसके कवि हैं उसका उनका नाम लिखना है अयोध्या सिंह, अयोध्या सिंह, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, उपाध्याय हरिऔध, हरिऔध, ठीक है। तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा लिखा गया है, द्वारा रचित, द्वारा रचित। अब देखिए इनकी रचना कौन सी है, इनकी रचना है प्रिय प्रवास, मतलब प्रिय प्रवास इनका जो रचना है उससे ये लिया गया है पवन दूती का, ठीक है। तो प्रिय प्रवास इनका बहुत ही फेमस रचना है, इसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक से, हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, पाठ्य पुस्तक के, अब देखिए ये पद्य भाग है, यानी कि ये पद्यांश है तो लिखेंगे पद्य भाग, पद्य भाग, ठीक है, में संकलित, यानी कि में संकलित। अब लिखेंगे चैप्टर का नाम, जो चैप्टर का नाम है, ठीक है, में संकलित। चैप्टर का नाम है पवन दूतिका, तो यहां पर लिख देंगे पवन दूतिका, पवन दूतिका, ठीक है। ये चैप्टर का नाम हो गया। नामक शीर्षक से, नामक शीर्षक काव्यांश से, काव्यांश से अवतरित है, ठीक है, से अवतरित है, ठीक है। तो इसका संदर्भ कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए जैसे हिंदी में लिखेंगे ऐसे ही हमने अभी जो एक गद्यांश सॉल्व किया था उसी के अकॉर्डिंग इसमें भी लिखेंगे। देखिए लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यानी कि पहले आपको कवि का नाम लिखना है कि इसके कवि कौन है, ठीक है। द्वारा रचित प्रिय प्रवास, अब इनका जो रचना है प्रिय प्रवास, ठीक है, ये एक महाकाव्य है, इसी से हमारा जो चैप्टर है पवन दूतिका वो इसी से लिया गया है, ठीक है। तो प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका नामक शीर्षक काव्यांश से अवतरित है, ठीक है, ऐसे लिख देना है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या था इसके नीचे, दूसरा क्वेश्चन था कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि इतने का व्याख्या करना है कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, ठीक है। इसका आपको अपनी भाषा में मतलब व्याख्या करना है, इसका हिंदी मीनिंग लिखना है। तो यहाँ पर एक हेडिंग हम लोग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, सेकेंड हेडिंग हमारा होगा, क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, देखिए थोड़ा अपनी तरफ से थोड़ा अच्छे से इसको लिखेंगे ताकि 2 मार्क्स हमारे क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर राधा जी जो है पवन दूतिका से कहती हैं कि अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं, यानी कि वो बहुत ज्यादा दुखी हैं, ठीक है। क्यों दुखी हैं, क्योंकि जो श्री कृष्ण जी हैं वो मधुवन चले गए हैं, मथुरा। तो राधा जी पवन दूतिका से अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि नए मेघों जैसी शोभा वाले, यानी कि जो बादल होते हैं, बादल की जो शोभा होती है उसी प्रकार से उसकी तुलना श्री कृष्ण जी से की गई है, ठीक है। तो नए मेघों की जैसी शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले, यानी कि श्री कृष्ण जी के जो नेत्र हैं उनकी तुलना कमल से की गई है, ठीक है। मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं, ना ही उन्होंने वहां से मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। तो 2 लाइन जो आपका था जिसके रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी उसका कुछ इस प्रकार से लिख देना है कि राधा पवन दूतिका से अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि नए मेघों जैसी शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं और ना ही उन्होंने कोई मेरे लिए संदेशा भेजा है, मैसेज, ठीक है। अब तो व्हाट्सएप चलने लगा, व्हाट्सएप से सब कर देते हैं काम। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सेकंड का भी हो गया। थर्ड का देखिए क्या है, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं, यानी कि चैप्टर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, क्योंकि चैप्टर में सारा जो आप हिंदी मीनिंग आप पढ़े होंगे उसमें आपको पूरा पता चल गया होगा कि किसके द्वारा वो संदेश भिजवाती हैं। वो तो मैंने 4 ही लाइन में क्लियर कर दिया था कि राधा जी जो है पवन दूतिका के द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है, यानी कि जो पवन है, वायु है, ठीक है, उसके द्वारा वो भिजवाती है। और तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखिए, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख कीजिए, यानी कि कृष्ण जी के बारे में क्या क्या कहा गया है उसकी आपको उसका उल्लेख करना है। तो देखिए कृष्ण आकाश में छाए नवीन मेघों के समान रूप वाले हैं तथा उनके नेत्र कमल के समान हैं, यानी कि कृष्ण जी का सौंदर्य बताया गया है कि जो आकाश में नए नए मेघ होते हैं, बादल होते हैं, उनके समान वो हैं और उनकी जो आंखें हैं वो कमल के समान है, ठीक है।
ये उनकी मतलब तुलना की गई है इनसे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए, यानी कि राधा जी की कंडीशन कैसी है जो इस लाइंस में बताई गई है वो आपको बताना है। देखिए राधा श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल हो रही है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। तो पद्यांश के कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको लिखने होंगे। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होगा, फिर आपके जो लास्ट के 4 क्वेश्चन हैं उसका आंसर आपको उसी में मिल जाएगा। तो टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे 2 मार्क्स के, और टोटल इसके लिए 10 मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आता है पद्यांश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम देखेंगे किसी एक लेखक का जीवन परिचय, ठीक है। किसी का भी देखेंगे, जैसे आप में बहुत सारे लेखक हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं, लेकिन कुछ जीवन परिचय मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी के जीवन परिचय को 5 मार्क्स के आते हैं, ठीक है, 5 नंबर के आते हैं। तो देखिए जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय आता है कि इनका साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी कृतियों को लिखिए, कृतियों का मतलब रचनाओं को लिखिए, ठीक है। तो हमें पहले छोटा सा जीवन परिचय लिखना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु कहाँ हुई, ठीक है। उसके बाद में हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय, क्योंकि 12th हिंदी में साहित्यिक परिचय जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेनली आपको साहित्यिक परिचय लिखना है कि साहित्य में इनका परिचय कैसा है, ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना होता है। देखिए साहित्यिक परिचय हम पहले जीवन परिचय डालेंगे, लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। यानी कि जो इनका जन्म हुआ था वो 1904 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था? मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में। तो ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीवन परिचय में, क्योंकि इसमें हमने ये जाना कि इनका जन्म कहां और कब हुआ था, ठीक है। फिर थोड़ा सा लिखना है इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, यानी कि इनके जो माता पिता पेरेंट्स थे वो लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में ही व्यतीत हुआ, यानी कि इनके जो चाइल्डहुड वाले दिन थे, बचपन वाले दिन, वो लखनऊ में ही बीता और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनकालीन भारत नामक शोध प्रबंध डीलिट की उपाधि प्राप्त की, ठीक है। भारतीय संस्कृत और पुरातत्व का ये महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया। यानी कि इनका जन्म हुआ था 1904 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हो गई 1967 ईस्वी में, यानी कि 63 ईयर के एज में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इतना आपको लिखना होता है जीवन परिचय में। इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, इनके माता पिता क्या करते थे और इनकी मृत्यु कब हुई, ये जीवन परिचय लिखना है। इंटरमीडिएट में जीवन परिचय छोटा सा लिखना है, फिर लिखना है मेनली जो हमारा आता है वो साहित्यिक परिचय ही आता है। देखिए लिखेंगे साहित्यिक परिचय, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय साहित्य, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। यानी कि ये जो है पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित थे, ठीक है, भारतीय संस्कृति के। देखिए इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कृष्ट इच्छा थी, अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोट के अनुसंधात्मक निबंधों की रचना की, ठीक है। जायसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो ये आपको लिखना है अपने इसमें साहित्यिक परिचय में, ठीक है, कि इनकी परिचय इनका कैसा है, इन्होंने क्या क्या किया, कैसे किया, ठीक है, ये सब इसमें लिखना होता है। फिर लास्ट हेडिंग हमारा आएगा कृतियां, यानी कि इनकी रचनाएं कैसे लिखें, कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो देखिए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध, शोध एवं संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्नवत है, यानी कि कुछ रचनाएं इनकी हैं। निबंध संग्रह क्या क्या है, सबसे ज्यादा इन्होंने निबंध संग्रह ही लिखा था। देखिए पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, पुत्रो अहम पृथिव्या, वागधारा आदि इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। तो इनके जो निबंध संग्रह हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आते हैं, यानी कि जो हिंदी साहित्य के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं स्टार्टिंग में 10 नंबर के, उसमें भी ये आते हैं। कौन कौन से? पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृत, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, पुत्रो अहम पृथिव्या, वागधारा आदि इनके निबंध है, ठीक है। शोध प्रबंध में देखा जाए तो पाणिनकालीन भारतवर्ष, आलोचना ग्रंथ में इन्होंने कुछ आलोचना निबंध भी लिखे थे, आलोचना ग्रंथ भी लिखी थी, पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन भी इन्होंने ही किया था। संपादन में इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का संपादन भी किया था, ठीक है। तो ये इनका जीवन परिचय होगा, यानी कि सबसे पहले जीवन परिचय हेडिंग डालिएगा, फिर साहित्यिक परिचय हेडिंग डालिएगा, और एटलीस्ट आपको हेडिंग डालना है क्या, कृतियां, ठीक है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो ये भी हो गया, यानी कि लेखक का जीवन परिचय हमारा हो चुका है। अब हम आते हैं कवियों के जीवन परिचय पर, यानी कि जो हमारे 12th हिंदी में जो इंपॉर्टेंट कवि हैं, ठीक है।
तो इसमें मैंने आपको बताया था अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत जी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। लेकिन एक और महान लेखिका है, एक और महान कवि है, उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए 3 आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 में से एक ही लेखक का या कवि का आपको जीवन परिचय लिखना होगा। मतलब लेखक में 3 दिया जाएगा, आपको 1 लिखना है, कवि में भी 3 दिया जाएगा, आपको 1 लिखना है। लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर का आएगा और कवि का भी। ठीक है, तो देखिए जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे सबसे पहले जीवन परिचय इनका लिखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, लिखेंगे कि प्रकृति के सुकुमार कवि पंडित सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को प्रकृति की सुरम्य क्रीड़ा स्थली कूर्मांचल प्रदेश के अंतर्गत अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इतना बड़ा इनका मतलब यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा दे दिया गया है कि कहाँ इनका जन्म हुआ था। थोड़ा सा टफ है लेकिन याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म तो ये कहाँ हुआ था, देखिए प्रकृति के सुकुमार कवि। ठीक है, पंडित सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को प्रकृति की सुरम्य क्रीड़ा स्थली कूर्मांचल प्रदेश के अंतर्गत अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। थोड़ा लॉन्ग है। ठीक है, इनके पिता का नाम श्री गंगादत्त पंत तथा माता का नाम श्रीमती सरस्वती देवी था। ये अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान थी, यानी कि सबसे छोटी यही थी। ठीक है, पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही पाठशाला में हुई। इसके पश्चात ये अल्मोड़ा गवर्नमेंट हाई स्कूल में गांव की ही पाठशाला में हुई। ठीक है, यानी कि इनकी शिक्षा कहाँ हुई। पंत जी 28 दिसंबर 1970 ईस्वी को परलोकवासी हो गई। यानी कि 1900 में इनका जन्म हुआ, 1977 में इनकी मृत्यु हो गई। कितने एज में, 77 की एज में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए। अब देखते हैं साहित्यिक परिचय, यानी कि जीवन परिचय तो हमारा हो गया। ठीक है, अब साहित्यिक परिचय देखेंगे क्या है। तो साहित्यिक परिचय में देखिए क्या लिखेंगे, पंत जी गंभीर विचारक, उत्कृष्ट कवि और मानवता के प्रति आस्थावान थे। ठीक है, आस्थावान थे। एक ऐसे सहज कुशल शिल्पी थे जिन्होंने नवीन सृष्टि के अभ्युदय के नव स्वप्नों की सर्जना की। ठीक है, इन्होंने सौंदर्य को व्यापक अर्थ में ग्रहण किया है, इसलिए इन्हें सौंदर्य का कवि भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये साहित्यिक परिचय में लिख रहा है कि पंत जी गंभीर विचारक, उत्कृष्ट कवि और मानवता के प्रति आस्थावान एक ऐसे सहज कुशल शिल्पी थे जिन्होंने नवीन सृष्टि के अभ्युदय के लिए नव सपनों की सर्जना की थी और इनको, ठीक है, इन्होंने सौंदर्य को व्यापक अर्थ में ग्रहण किया, इसीलिए इन्हें सौंदर्य का कवि भी कहा जाता है और प्रकृति का सुकुमार कवि भी इनको ही कहा जाता है, इनका ही नाम है। ठीक है, अब देखिए रचनाओं में क्या क्या लिखेंगे। पंत जी के अनेक काव्य ग्रंथ लिखे, कविताओं के अतिरिक्त इन्होंने कहानियां, उपन्यास और नाटक भी लिखे हैं, किंतु कवि रूप में ये सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। पंत जी के कवि रूप के विकास के 3 सोपान हैं, छायावाद और मानवतावाद, प्रगतिवाद या मार्क्सवाद तथा नवचेतनावाद। इनकी जो कवि रचनाएं हैं, ठीक है, कौन सी रचनाएं, इनकी जो काव्य रचनाएं हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी हैं देखिए, बीड़ा, ग्रंथि, ठीक है, ग्रंथ लिख दीजिएगा, पल्लव, गुंजन और लोकायतन। ठीक है, ये सब इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। तो सुमित्रानंदन पंत जी का आपको ऐसे जीवन परिचय लिखना है। सबसे पहले जीवन परिचय हेडिंग डालना है, फिर साहित्यिक परिचय डालना है और एटलीस्ट हमें लिखना है कृतियां। ठीक है, यानी कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जीवन परिचय। लास्ट हेडिंग अब देखेंगे, जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है कहानी। ठीक है, कहानी जो है 5 मार्क्स का आता है। कहानी में 2 कहानियां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है पंचलाइट कहानी, दूसरा है बहादुर कहानी। दोनों का सारांश और उद्देश्य आपको पढ़ लेना है। ठीक है, मैं ऑलरेडी आपको सारांश बता चुका हूं, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य भी बता चुका हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे बहादुर कहानी का उद्देश्य। ठीक है, क्योंकि जो मैं बता चुका हूं उसको मैं बार बार नहीं बताऊंगा, उसको आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा। यानी कि जो बहादुर कहानी है इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, इसका पर्पस क्या है, ये किस लिए लिखी गई है। तो देखिए, आधुनिक कथा जगत में प्रेमचंद की कला और असुर रखने वाले कलाकारों में अमरकांत जी अग्रणी हैं। यानी कि इसके जो लेखक हैं बहादुर कहानी के, वो अमरकांत जी हैं। इनकी कहानियों में मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग की पारिवारिक परिस्थितियों का सजीव आदर्श तथा यथार्थवादी चित्रण मिलता है। ये बहादुर कहानी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। एक लड़का रहता है नेपाल का, 12 से 13 साल का बहादुर। ठीक है, वो अपने घर वालों के
घर वाले उसे टॉर्चर करते हैं, उसकी माँ उसे मारती है, तो वो बाहर चला आता है। तो क्या होता है, निर्मला नाम की एक औरत रहती है, वो अपने घर उसे नौकर के रूप में रख लेती है। पहले तो बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, बाद में उसको मारा जाता है, पीटा जाता है और उसके ऊपर चोरी का इल्जाम भी लगा दिया जाता है, जिसके कारण बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। बस कहानी में कुछ है नहीं, सिंपल सा है, ठीक है। इनकी बहादुर कहानी मध्यवर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर नाम के पहाड़ी लड़के पर आधारित एक रोचक, सुगठित, संक्षिप्त तथा समस्या मूलक कहानी है। इसमें बताया गया है कि मात्र पूंजीपति ही श्रम का शोषण नहीं करते, श्रम का शोषण नहीं करते, वरन सामान्य मध्य वर्ग भी इस कुक्रम में से पीछे नहीं है। यानी कि सिर्फ वही लोग जो पूंजीपति होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े आदमी, वही श्रम का शोषण नहीं करते, यानी कि वही जो है मजदूरों का शोषण नहीं करते, बल्कि जो मध्यम वर्ग वाले होते हैं, मीडियम, ठीक है, वो भी उनका शोषण करते हैं। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। शोषित के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में परी दरार को भर देता है। यानी कि ऊंच नीच का भेद रहता है, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे हम पंडित हैं, आप तो नीच जात हैं, ठीक है। तो ये सब भेद के बारे में कहा गया है कि ऊंच नीच का भेद नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, बहादुर भी मानवीय स्नेह एवं संवेदनाओं का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया स्वरूप, ठीक है, मालिक जो है, जो घर का मालिक होता है, वो बहादुर को बहुत ज्यादा पीटता है, ठीक है, और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके द्वारा घर छोड़ दिए जाने पर परिवार के सभी सदस्य पश्चाताप का अनुभव होता है। यानी कि क्या होता है, जब बहादुर को मारा जाता है या पीटा जाता है तो वो घर छोड़कर चला जाता है। पहले उसके ऊपर चोरी का इल्जाम भी लगाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है तो उसे टेंशन नहीं होता, लेकिन जब झूठी चोरी का इल्जाम लगाया जाता है तो उसको बहुत गड़बड़ लगता है, ठीक है, उसको हर्ट करता है, जिसके कारण वो घर छोड़कर चला जाता है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है, जब घर छोड़कर बहादुर चला जाता है तो लोगों को बहुत ज्यादा पछतावा होता है, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहते हैं। काम बहादुर करता था, अब वो आराम के आदी हो चुके हैं, तो बहादुर के चले जाने से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, ठीक है। वे स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावनाएं ही कम कर सकती है, लेकिन लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदयों का परिवर्तन है और सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखने का संदेश देना है। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि कोई नीच ऊंच इसका भेद नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में किसी के साथ जो है दुष्कर्म का व्यवहार नहीं करना चाहिए, जैसे बहादुर के साथ हुआ, ठीक है, उसके ऊपर उसको मारा गया, पीटा गया, उसके पास झूठी चोरी का इल्जाम लगाया गया, तो ये सब नहीं करना चाहिए किसी के साथ, ठीक है, क्योंकि वो भी 2 वक्त की रोटी कमा रहा है किसी तरह नौकरी करके, ठीक है, वो सारा काम भी तुम्हारा करता था, उसके बाद में तुमने उसे टॉर्चर किया, तो ये ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका बहादुर कहानी का सारांश। तो देखिए, सबसे पहले आता है गद्यांश हिंदी संस्कृत का। ये टोटल 7 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। अब 7 नंबर तो हम ऐसे जाने नहीं देंगे, तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं जात आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ चैप्टर का एक गद्यांश। देखिए, मैंने आपको संस्कृत भाषायाम महत्वम, जातक कथा, उसके बाद में पंचशील सिद्धांता, ठीक है, इन सभी के जो आपके सुभाषित रत्नावली, सॉरी हाँ, ये सब जो चैप्टर महामना मालविया, इनके गद्यांश में ऑलरेडी बता चुका हूं। आज कुछ नया करते हैं, क्योंकि नया नया सीखिए। अगर ये आ गया बोर्ड एग्जाम में तो क्या करोगे। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, देखिए क्या है, समझिए, पहले इसको पढ़ना होगा आपको, फिर इसका संदर्भ लिखकर हिंदी अनुवाद लिखना होगा। देखिए, याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी मुवाच, मैत्रेयी उद्यास्यन अहम अस्मात् स्थानादस्मि ततस्य अनया कात्यायन्या विच्छेदम कर्माणि इति। देखिए, संस्कृत पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मुझे भी हल्का हल्का होता है, ठीक है, संस्कृत थोड़ा वीक था सबका, ठीक है। मैत्रेय उवाच यदि इदम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत्कीटेनामृता स्यामिति याज्ञवल्क्य उवाच नेत। ठीक है, पढ़ने में तो मैं बिल्कुल अच्छे से पढ़ दूंगा, इसका हिंदी मीनिंग कैसे निकालेंगे देखिए। याज्ञवल्क्यो मैत्रेय मुवाच मैत्रेय, यानी कि याज्ञवल्क्य जो है, ठीक है, उन्होंने मैत्रेय से कहा, हे मैत्रेय। देखिए ध्यान से समझिएगा, मीनिंग पता है, सब पता है। देखिए, उद्यास्यन अहम अस्मात् स्थानादिस्म, यानी कि मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूं। ठीक है, वो कह रहे हैं मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूं, यानी कि गृहस्थ आश्रम को त्याग कर वो पारिव्राज्य नामक आश्रम में जाने वाले हैं। ऊपर नहीं, मतलब गृहस्थ आश्रम को त्याग कर वहां से वो पारिव्राज्य नामक आश्रम में जाने वाले हैं। ततत्से अनया काव्यायन्या विच्छेदम कर्माण इत। ठीक है, इसका मतलब होगा अतः इस कात्यायनी नामक दूसरी पत्नी से तुम्हारा संपत्ति का बंटवारा कर दूं। फिर क्या होता है, मैत्रेय उवाच यदि
इदम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत्कीर्तेना हमृता स्यामिति। ठीक है, इसका मतलब होगा मैत्रेय ने कहा यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तब भी क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। तब क्या होता है, देखिए याज्ञवल्क्य उवाच नेत, तब याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा पढ़ना होगा, बहुत अच्छे से हिंदी मीनिंग निकालना होगा। तो देखिए सबसे पहले कहा जाएगा कि इसका संदर्भ हिंदी में अनुवाद लिखिए, थोड़ा सा ये अजीब सा है। ठीक है, तो इसको जब आप लोग लिखेंगे तो पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना होगा। फिर देखिए यहां पर याज्ञवल्क्य लिखकर ये लास्ट वाला लिख देना है उवाच नेत, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने यही गद्यांश किया है, क्योंकि एग्जाम में 2 गद्यांश रहेंगे। तो यहां पर लिख देता हूं मैं याज्ञ वल्क्य। ठीक है, फिर डॉट डॉट हम कर देंगे, डॉट डॉट उवाच नेति। ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। अब देखिए यहां पर हम हेडिंग डालेंगे एक प्यारा सा संदर्भ में क्या लिखना होगा, ये किस पाठ से लिया गया है, क्योंकि देखिए इसमें आपको लेखक का नाम लिखना नहीं होता संस्कृत में, केवल आपको पाठ का नाम लिखना होता है। तो लिखेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे, देखिए प्रस्तुत गद्यांश। ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग। देखिए आपका कौन सा भाग है, संस्कृत भाग है, सिंपल सा, तो हम लिख देंगे संस्कृत भाग। ठीक है, में संकलित ठीक है, में संकलित। अब आपको लिखना है चैप्टर का नाम है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। तो लिखेंगे आत्मज्ञ, ठीक है, एवं सर्वज्ञ। इनको ब्लैक से लिखना, ध्यान दीजिए जो पाठ का नाम है बिल्कुल ब्लैक से होना चाहिए, तभी थोड़ा हाईलाइट दिखेगा। ठीक है, आपको अच्छे से लिखना, नामक पाठ से अवतरित है। बस संदर्भ लिख दिया, हो गया काम। ठीक है, लेकिन अभी अनुवाद हमें हिंदी अनुवाद लिखना है। जो मैंने आपको बताया था वही अनुवाद यहां पर लिख देंगे। देखिए क्या लिखेंगे, जो मैंने बताया था, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय से कहा, हे मैत्रेय, मैं गृहस्थाश्रम को त्याग कर इस स्थान से ऊपर यानी कि पारिव्राज्य नामक आश्रम में जाने वाला हूं। ठीक है, अतः इस कात्यायनी नामक दूसरी पत्नी से तुम्हारा संपत्ति का बंटवारा करवा दूं। यह सुनकर मैत्रेय ने कहा, यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तब भी क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं। देखिए चैप्टर थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आता है, आप लोग पढ़े होंगे, अच्छे से समझ में आ चुका होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा याज्ञवल्क्य ये सब नाम मुझे थोड़ा दिख रहा है। ठीक है, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, चैप्टर ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके जो देखिए संस्कृत में कोई भी चैप्टर मत छोड़िए, 14 नंबर का आता है गद्यांश और पद्यांश मिलाकर, तो वो बिल्कुल आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, हो गया गद्यांश हो गया, चलिए पद्यांश को देखते हैं। अब चलिए स्टूडेंट हम देखते हैं पद्यांश या श्लोक को, जो कि 7 नंबर का आता है। इसको भी हम मिस नहीं कर सकते, वी कांट मिस। ठीक है, देखिए क्या है, ना चौर हारियम, ये सुभाषित रत्नानि चैप्टर का श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुभाषित रत्नानि चैप्टर के जितने भी श्लोक हैं सबको पढ़ लीजिएगा, किसी को नहीं छोड़ना है। जब तक 95+ लाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए, ना चौर हारियम, ना चा राजहारियम, ना भ्रांतर भाज्यम, ना चा भार्य व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। ठीक है, मतलब क्या होगा, देखिए, ना चौरहारियम, ना राजहारियम, ना भात्र भांज्यम, ना भार्यकारी, व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम विद्याधनम सर्वप्रधानम। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए क्या है, ना चौरहारियम, ना चा राजहारियम, यानी कि विद्या जो है, विद्या रूपी धन जो है वो समस्त धनों में प्रधान है। क्यों प्रधान है, देखिए, ना तो उसे चोर चुरा सकता है, ना चौरहारियम, ना तो उसे चोर चुरा सकता है, ना चा राजहारियम, और ना ही उसे राजा छीन सकता है, ना भ्रांत भाज्यम, ना ही इसे भाई बांट सकता है, एंड ना चा भारकार, और ना ही ये बोझ बनता है। ठीक है, अर्थात ये भार भी नहीं बनता है। व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम, और जितना ज्यादा इसको हम व्यय करते हैं, जितना ज्यादा हम विद्या को बांटते हैं, उतना ही ज्यादा ये बढ़ता जाता है। विद्या धनम सर्व प्रधानम, इसीलिए जो विद्या है
ये सबसे प्रधान है, सबसे बड़ा है, सभी धनों के समान ये नहीं है कि घटता जाए, ये हमेशा बढ़ता रहता है। तो देखिए, ना चौरहार्यम ना च राजहार्यम, विद्या एक ऐसा धन है जिसको ना तो चोर चुरा सकता है, ना ही राजा इसे छीन सकता है। ना भ्रांत्र भाज्यम ना च भार कर, ना ही इसे भाई बांट सकता है और ना ही या किसी के ऊपर भार होता है। व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम, और इसको जितना ज्यादा हम व्यय करते हैं, खर्च करते हैं, बांटते हैं, उतना ज्यादा ये बढ़ता जाता है। विद्या धनम सर्वप्रधानम, विद्या रूपी जो धन है ये सभी धनों से प्रधान है, सभी धनों में श्रेष्ठ है। ठीक है, अब इसका वाक्य सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे मेरे दोस्त। संदर्भ लिखने से पहले आप ऐसे लिख दीजिए, ना चौरहार्यम, ना चौरहार्यम। ठीक है, ऐसे मैंने कर दिया, फिर डॉट डॉट कीजिए आप लोग। ठीक है, ऐसे ऐसे कर दीजिए, फिर लिखिए सर्व प्रधानम, सर्वधन प्रधानम, सर्वधन प्रधानम। ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। अब देखिए आपको क्या लिखना है, सबसे पहले हेडिंग प्यारा सा डालना, खूब सुंदर सा, जो कि है संदर्भ। ठीक है, संदर्भ तो लिखना ही होगा, संदर्भ सहित आपको अनुवाद करना होता है, तो संदर्भ ऐसे हम लोग हेडिंग डालेंगे। ठीक है, और लिखेंगे क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक, प्रस्तुत पद्यांश। उसी तरह आपको लिखना है चैप्टर का नाम बदल देना है, गद्यांश की जगह पर पद्यांश कर देना है। हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग, देखिए कौन सा भाग है, ये संस्कृत भाग है। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे संस्कृत भाग। ठीक है, में संकलित, अब लिखना है चैप्टर का नाम, में संकलित। ठीक है, अब चैप्टर का नाम भी लिखना होगा, क्योंकि चैप्टर का नाम लिखे बिना काम होगा नहीं, तो यहां पर लिख देंगे सुभाषित रत्नानी, सुभाषित रत्नानी। ठीक है, इसमें जितने भी श्लोक हैं उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि सभी हमारे डेली जीवन से रिलेटेड हैं। नामक पाठ से अवतरित है, नामक पाठ से अवतरित है, अवतरित है। ठीक है, ये हमारा है अवतरित। बस हो गया। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है, यानी कि आपको पाठ का नाम लिख देना है। अनुवाद मैंने पहले ही आपको हिंदी अनुवाद बता दिया है, ऐसे हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा विद्या रूपी धन समस्त धनों में प्रधान यानी कि श्रेष्ठ है, क्योंकि ना तो चोर उसे चुरा सकता है, ना ही राजा उसे छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है और ना ही यह बोझ बनता है। अर्थात भार रूपी नहीं है, भार रूप ये नहीं है, और खर्च करने से या निरंतर बढ़ता जाता है। जितना ज्यादा आप खर्च करेंगे विद्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, समझ में? किसी का विद्या नाम होगा तो टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि विद्या का मतलब यहां पर हमारे नॉलेज से है। ठीक है, हो गया ये भी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। 14 नंबर हम क्लियर कर चुके हैं, गद्यांश पद्यांश। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है हिंदी व्याकरण से। यहां पर है मुहावरे एवं लोकोक्तियां, 2 नंबर का आता है, तो ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे, लेकर रहेंगे 2 नंबर। ठीक है, जैसे देखिए फर्स्ट है क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, घर का दीपक बुझना। इसका मतलब क्या होता है, घर का दीपक बुझना, इसका मतलब होता है वंश का नाश होना। ठीक है, तो मतलब आपको ये क्वेश्चन ब्लैक वाला दिया रहेगा, बाकी आपको पहले अर्थ लिखना है, फिर इसका वाक्य प्रयोग ऐसे करना है। तो ठीक है, तो देखिए घर का दीपक बुझना यानी कि वंश का नाश होना, ये आपको लिखना है, नीला वाला आपको लिखना है। ठीक है, और ये हेडिंग डालना है। वाक्य प्रयोग, राधा के इकलौते बेटे की मृत्यु होने से घर का दीपक बुझ गया। देखिए एक ही बेटा था राधा का। ठीक है, तो उसकी मृत्यु हो गई तो घर का दीपक बुझ गया, यानी कि वंश का नाश हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए चांदी काटना, इसका मतलब होता है अधिक लाभ प्राप्त करना। ठीक है, वाक्य प्रयोग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, जब से सुधीर की सरकारी नौकरी लगी है तब से वह चांदी काट रहा है, यानी कि बहुत अधिक लाभ प्राप्त कर रहा है। देखिए सुधीर की जगह पर सोहन, मोहन, रोहन कुछ भी लिख सकते हैं, रमेश, लेकिन नाम आपका जो क्वेश्चन है वो इसमें आना चाहिए। देखिए चांदी काटना इसमें आ गया, हो गया वाक्य प्रयोग। तीसरा देखिए, एक तो चोरी दूसरे सीना चोरी, ये सुना होगा आपने, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। देखिए अपराध करके उल्टा रौब दिखाना, अपराध भी कर दिया ऊपर से रौब दिखा रहा है। वाक्य प्रयोग देखिए, जब एक नेता अपराध करता हुआ पकड़ा गया तब भी वह रौब दिखाने से बाज नहीं आया। यह तो वही बात हुई कि एक तो चोरी दूसरे में सीना चोरी। तो ये आपका देखिए आ चुका। ये लोकोक्तियां, अभी तक जो हमने 2 पढ़ा मुहावरे थे, ये लोकोक्तियां थोड़ा अलग रहेगा, एक तो चोरी दूसरा सीना चोरी। ठीक है, बस हो गया, तीनों समझ में आ गए, सिंपल से है, ज्यादा टाइम में वेस्ट नहीं करूंगा, एक एक मिनट एक एक घंटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस समय, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में हमें क्या करना होता है, बहुत सिंपली है ये। इसमें हमें क्वेश्चन दिया रहेगा, नीचे ऑप्शंस रहेंगे, उसका सही आंसर चूज करना होगा। जैसे देखिए फर्स्ट है अंगुलियों का संधि विच्छेद है। अंगुलियों का सही संधि विच्छेद क्या होगा,
का है अंगुली धन यू, खा है अंगुली धन यू, गा है अंगू धन लियू, घा है अंगुली धन यू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का अंगुली धन यू। ठीक है, ये सही आंसर होगा अंगुली धन यू। अंगुली यू का सही संधि विच्छेद, क्योंकि बड़ी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई बना लेंगे। ठीक है, दूसरा देखिए औषधीत का संधि विच्छेद है। औषधीत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? का है औषधि धन इत, खा है औषध धन इत, गा है औषध धन इत, घा है औषध धन अति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा औषध धन इत। देखिए छोटी ई इसमें आ गया औषधि में, इसमें भी छोटी या बड़ी ये दोनों मिलकर बड़ी बना लेंगे, तो ये सही संधि विच्छेद होगा। तीसरा देखिए साधु वाचा, साधु वाचा का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? इसका है साधन ऊर्ध्व, खा है साधु धन उवाच, गा है साधु धन उवाच, घा है साधु धन वाचा। तो गा वाला ऑप्शन सही होगा साधु धन उवाच। छोटाऊ ऊ और छोटाऊ ऊ मिलकर क्या बनाएंगे? छोटाऊ प्लस छोटाऊ डेट गिव्स आउट बड़ाऊ। ठीक है, ये बना लेंगे, हो गया, सिंपल सा, कुछ है नहीं, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए एक एक टॉपिक के हम 3-3 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं शब्द युग्म कर। देखिए शब्द युग्म में क्या होता है इसको समझिए। देखिए शब्द युग्म का मतलब होता है दो शब्दों का जोड़ा। देखिए निर्वाण निर्माण, इसका सही अर्थ आपको बताना है कि इसका सही अर्थ होगा क्या। जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में होगा। जैसे देखिए का है मृत्यु और बनावट, खा है बाण रहित और माण रहित, गा है मोज और रचना, घा है रचना और मोज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो देखिए यहां पर एक गलती है, उसको सही कर लीजिएगा। देखिए मोज नहीं, ये मोच होगा। ठीक है, मोच, जो मोच होता है, देखिए ये मोच जो प्राप्त कर ले ये वाला। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। तो इसका गा वाला ऑप्शन राइट होगा, मोच और रचना। ठीक है, देखिए निर्वाण का मतलब होता है मोच और निर्माण का मतलब होता है रचना, तो मोक्ष और रचना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए हरि हर, इसका सही आंसर क्या होगा? हरि हर। तो का है विष्णु और शंकर, खा है शिव और पार्वती, गा है भगवान और भक्त, घा है हर हर और कृष्ण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का विष्णु और शंकर। देखिए हरि का मतलब विष्णु, हर का मतलब शंकर, तो विष्णु और शंकर जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए आभरण आमरण, इसका सही आंसर क्या होगा? आभरण आमरण। का है पोशाक और मृत्यु, खा है आभूषण और मृत्यु पर्यंत, गा है मृत्यु और जीवन, घा है समुद्र और आकाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा आभूषण और मृत्यु पर्यंत। देखिए आभरण का मतलब होता है आभूषण, आमरण का मतलब होता है मृत्यु पर्यंत। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अनेकार्थी शब्द, यानी कि एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, वही आपको बताना है। जैसे देखिए भव, भव को और किन नामों से हम जानते हैं? देखिए भव को हम संसार भी बोलते हैं, मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ, अनेकार्थी शब्द बोलिए, चाहे शब्द युग्म शब्द अर्थ बोलिए। ठीक है, चाहे पर्यायवाची शब्द सुने होंगे, भव, जन्म, शिव। ठीक है, ये सब भव का पर्यायवाची होगा, यानी कि अनेकार्थी शब्द होगा। हेतु, तो भव के कई अनेकार्थी शब्द हैं, संसार, जन्म, शिव, हेतु। ठीक है, दूसरा है भुजंग, भुजंग को हम सांप भी बोलते हैं, सांप को हम भुजंग कहते हैं। ठीक है, या विदूषक भी लिख सकते हैं, विदूषक। ठीक है, ये हो गया। ऐसे तीसरा देखिए मत, मत क्या होता है बताइए? जो हम वोट देने जाते हैं, वोट को हिंदी में मत कहते हैं। ठीक है, तो वोट विचार, अपने विचार रखते हैं, क्योंकि हमें जो नेता अच्छा लगेगा हम उसको वोट देंगे। धारणा, धारणा, संप्रदाय, संप्रदाय, संपत्ति, सिद्धांत भी लिख सकते हैं। तो ये सब इनका होगा, सिद्धांत भी लिख दीजिए। ये तो इतना मैंने बता दिया आपको, लिखना तो दो ही होता है। ठीक है, तो तीनों का समझ में आ गया। एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, जैसे भव का संसार, जन्म, शिव, हेतु, भुजंग का सांप, विदूषक, मत का ओट, विचार, धारणा, संप्रदाय, सिद्धांत। हो गया, सिंपल से है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये क्या होता है? देखिए अनेक शब्द के लिए आपको एक शब्द चूज करना होता है। जैसे देखिए फर्स्ट है जो युद्ध में स्थिर हो, उसे हम क्या कहेंगे? युधिष्ठिर। नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर हो उसे एक शब्द में हम बोलते हैं युधिष्ठिर। दूसरा देखिए लड़ाई लड़ने की उत्सुकता, लड़ाई लड़ने की उत्सुकता को हम क्या बोलते हैं? किसी को लड़ाई लड़ने की उत्सुकता है तो उसे युयुत्सता बोल सकते हैं, युयुत्सा, युयुत्सा। ठीक है, लड़ाई लड़ने की उत्सुकता। तीसरा देखिए यश ही जिसका धन हो, जो जिसका धन यश हो वो यशस्वी होता है। ठीक है, बहुत यशस्वी है ये, तो ये हो जाएगा। तो जो युद्ध में स्थिर हो युधिष्ठिर, लड़ाई लड़ने वाले की उत्सुकता युयुत्सा, यश ही जिसका धन हो यशस्वी। बस हो गया, सिंपल सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वाक्य संशोधन। वाक्य संशोधन का मतलब क्या होता है? वाक्य में कुछ गलतियां होती है, उसको सही कीजिए, वाक्य संशोधन होगा। इंग्लिश में बोले तो सिंटैक्स। ठीक है, तो फिर देखिए मोहन अगले सोमवार को वाराणसी गया, इसमें गलती क्या है? देखिए मोहन अगले सोमवार को, अगले का मतलब जो आने वाला है,
और चला गया वो, देखिए पिछले लिखिए, पिछले सोमवार को, ठीक है। तो मोहन क्योंकि पीछे जो चला गया उसकी बात हो रही है, तो मोहन पिछले, अगर मान लीजिए यहां पर होता जाएगा तब तो सही था, ठीक है, क्योंकि अगले का मतलब आने वाला। तो मोहन पिछले सोमवार को, जो चला गया उसके लिए पिछले यूज करेंगे, जो आने वाला उसके लिए अगले, ठीक है। तो सोमवार को वाराणसी गया, बस ये सही हो जाएगा, वाराणसी गया, ठीक है। तो थोड़ा सा यहां पर थोड़ी सी गलती थी, वही सही करना होता है। दूसरा देखिए, कृपया आप ही हमारे घर आने का अनुग्रह करें, कृपया आप ही हमारे घर आने का अनुग्रह करें। तो देखिए यहां पर या तो आप अनुग्रह लिखिए, ठीक है, या फिर आप कृपया लिखिए, दोनों में से एक ही लिखिए, क्योंकि दोनों रिक्वेस्ट वाले वर्ड हैं, शब्द हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे आप ही, कृपया हटा देंगे, आप ही हमारे घर आने का अनुग्रह करें, ठीक है। तो आप ही हमारे घर आने का अनुग्रह करें, ये सही है, बिल्कुल सही है, ये आप कृपया आपको हटा देना। तीसरा देखिए, यहां मेरा परिचय अनेकों व्यक्तियों से, मैंने कहा था अनेकों कहीं भी दिखे गलत है, अनेकों के जगह पर अनेक लिखना है, क्योंकि अनेक खुद में बहुवचन है, अनेकों लिखने की जरूरत नहीं। तो यहां मेरा परिचय अनेक लोगों से है, अनेक व्यक्तियों से है, अनेक व्यक्तियों से है, ठीक है, बस हो गया, ये आपका सही हो जाएगा। यहां मेरा परिचय अनेक व्यक्तियों से है, अनेकों की जगह पर अनेक कर दीजिए, बस काम खत्म, ठीक है, टाटा बाय बाय, हो गया, ये भी समझ में आ गया, कुछ है ही नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रस छंद अलंकार, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, चलिए देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, रस को पढ़ने से पहले हमें एक चीज बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर आप ये जानते हैं तो आप इसकी परिभाषा आसानी से लिख देंगे। देखिए मैं इसका अस्थाई भाव, रस अगर आपको पढ़ना है तो इसका जो की पॉइंट है वो है अस्थाई भाव, ठीक है। अगर आपको रस पढ़ना है तो अस्थाई भाव आपको पता होना चाहिए, और इसी अस्थाई भाव से हम डेफिनेशन भी बना सकते हैं। देखिए जैसे हास्य रस और करुण रस हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो हास्य रस का अस्थाई भाव जो होता है वो हास होता है, क्या होता है, हास, ठीक है। उसके बाद में करुण रस का अस्थाई भाव जो होता है ये शोक होता है। तो हास रस का अस्थाई भाव हास है, करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। पहली बात तो ये आपको जानना है, क्योंकि ये इसके रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। अब देखिए हास रस की परिभाषा कुछ ऐसे लिखेंगे, अगर आपको इसका अस्थाई भाव पता है तो आप इसकी परिभाषा आसानी से लिख सकते हैं। देखिए कैसे, हास रस का परिभाषा, हास रस का अस्थाई भाव हास है, पहली लाइन में हम अस्थाई भाव लिख देंगे, फिर लिखेंगे जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वह हास्य रस कहलाता है। अब देखिए सिंपल सा है, हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस कहलाता है। ऐसे करुण रस का आपको लिखना है तो लिखेंगे करुण रस का अस्थाई भाव शोक है, जब शोक नामक, हास की जगह पर शोक कर देंगे, जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तो हास करुण रस कहलाता है, ठीक है। ऐसे वीर रस का आपको लिखना हो तब भी आप लिख सकते हैं, वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह है, जब उत्साह नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वीर रस कहलाता है। यानी कि सिर्फ आपको अगर पता है अस्थाई भाव तो आप आसानी से इसका डेफिनेशन लिख देंगे। लेकिन भैया डेफिनेशन से तो काम चलेगा नहीं, उदाहरण भी आपको लिखना होगा अगर 2 नंबर पूरे लेने हैं। तो हास्य रस का एक उदाहरण मैं समझाता हूं आप लोग, ठीक है। ये देखिए उदाहरण मैंने हेडिंग डाला और इसको लिखेंगे। देखिए जो रंग बिरंगे पेन मैं यूज कर रहा हूं आपको बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में नंबर कट हो जाएगा। आपको ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करना है, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे नाना वाहन, नाना वाहन, नाना वेसा, ये इसका एग्जाम्पल है, नाना ना समझिएगा, ठीक है। विहसे, बिहसे शिव समाज, शिव समाज निज देखा, निज देखा, ठीक है। फिर लिखेंगे को मुखहीन, को मुखहीन, विपुल मुख, विपुल मुख, काहू, काहू, बिन पद, बिन पद कर, कर को, बहुपद बाहु, यहां पर लिख देंगे बहुपद
बहुपद बाहु, ठीक है, बहुपद बाहु ऐसे लिख देंगे, ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो देखिए इसका एग्जांपल होगा नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा को मुखहीन विपुल मुख काहू बिन पद कर को बहुपद बाहु, ठीक है। ये जो शिव जी का जो शंकर भगवान हमारे हैं उनके विवाह की ये पंक्तियां हैं। नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा को मुखहीन विपुल मुख काहू बिन पद कर को बहुपद बाहु, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। तो कुछ नहीं है इसमें, हमने परिभाषा लिखा, उदाहरण लिखा, 2 नंबर में और क्या लिखना है, कुछ नहीं, बस इतना बहुत है, ठीक है। तो हास्यरस का परिभाषा उदाहरण समझ में आ गया। अब चलिए करुण रस का देखते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट हेडिंग हमारा होगा करुण रस। करुण रस में कैसे लिखेंगे परिभाषा देखिए। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। देखिए उसी तरह आपको लिखना है, बस स्थायी भाव बदल देना है कि करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। बस हो गया। अब इसका भी उदाहरण एक हेडिंग डाल देंगे सुंदर सा, क्योंकि जितना प्यारा जितना अच्छा आप लिखेंगे एग्जामिनर उतने ही प्यार से नंबर आपको देगा। ले भैया ले जा 2 नंबर, 1 नंबर भी नहीं काटेगा। बस राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप गोद गाद कर चले आए, ठीक है, कट करके। कटिंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आप घर पर नहीं लिख रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखेंगे, ठीक है। तो क्यों छलक रहा दुख मेरा, दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, मृदु पलकों में हाँ उलझ रहा, हाँ उलझ, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, हाँ उलझ रहा सुख मेरा, सुख मेरा संध्या की घन अलकों में, घन अलकों में, ठीक है। तो देखिए कैसा लिखा मैंने, क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। देखिए जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही आपको भी लिखना है, प्यारा सा सुंदर सा। मेरी राइटिंग कम सही है, आपकी राइटिंग और अच्छी होगी, आप और अच्छे से लिखिए, खुद को अच्छा प्रेजेंट कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिख रहे हैं, कोई खेल नहीं है। तो ऐसे लिखेंगे आपको 2 नंबर पूरा एग्जामिनर देगा। तो देखिए इसका हमने परिभाषा बता दिया, उदाहरण बता दिया। दोनों रस तैयार कर लीजिएगा, जो एक आध रस और बचता है उसको भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम चलते हैं छंद पर, क्योंकि रस छंद अलंकार सभी को पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे छंद, फिर हम पढ़ेंगे अलंकार, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट हम चलिए देखते हैं छंद को। छंद में मैंने बताया 3 छंद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है चौपाई, दूसरा है दोहा सोरठा, ठीक है, ऐसे तीनों हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे चौपाई को, 2 नंबर इसका भी क्लियर करेंगे। तो देखिए चौपाई क्या है। चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। यानी कि चौपाई जो है ये एक सममात्रिक छंद है, इसमें समान मात्राएं होती हैं, ठीक है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अब भैया बोलने से तो समझ में आएगा नहीं, कुछ एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा, उदाहरण, ठीक है। तो ऐसे हम हेडिंग डालेंगे सुंदर सा उदाहरण और लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे देखिए, बंदव गुरुपद, देखिए ऐसे लिखेंगे ताकि एग्जाम गिन सके हम मात्राओं को, ठीक है। तो बंदव गुरु पद पदुम परागा, ठीक है, ऐसे लिखे हम। अब सुरुचि सुरिच सुवास सुवास सरस अनुरागा अनुरागा। देखिए थोड़ा और अच्छे से आप लिखने का प्रेजेंट खुद को अच्छे से कीजिएगा, ठीक है, अनुरागा। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अमीय मोरिमय, थोड़ा नीचे लिखेंगे क्योंकि मात्राएं भी हमें गिनना है। तो यहां पर लिखेंगे अमीय मोरिमय मोरिमय चूरन चारू चूरन चारू, ठीक है। समन सकल समन सकल भव रुज परिवारु परिवारु, ठीक है।
देखिए आप लोग ऐसे पीछे लगा दीजिएगा, ठीक है, ऊपर भी लगा दीजिएगा। तो देखिए ऐसे लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल होगा बंदो गुरुपद पदम परागा सुरुच शिवास सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुच परिवार। अब बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कहेंगे अरे सर जी कोई जरूरी है कि हम यही वाला एग्जाम्पल लिखें? देखिए जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूं, चाहे रस हो, चाहे छंद हो, चाहे अलंकार हो, इसके कई एग्जाम्पल्स होते हैं। आप दूसरा भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने चौपाई का ये एग्जाम्पल ले लिया, अब आपने दूसरा याद कर रखा तो आप उसको लिखिए। सेम चीज कोई जरूरी नहीं है, मैं बता रहा हूं, मैं एक ही एग्जाम्पल लूंगा, आपको जो अच्छा लगे, जो आपको पता वो आप लिख सकते हैं। देखिए बंदो, इस पर बंद ऊपर बिंदी लगी है, 2 मात्रा यहाँ पर। दा अकेला है, इस पर 1 मात्रा। ये बड़ा ऊपर भी 1 मात्रा। गा पर छोटू का मात्रा है, छोटाऊ का तो 1 होगा। रा पर छोटाऊ का है तो 1 होगा। पा पर खाली जो होगा उस पे 1 होगा। केवल जो है उसके 1 होगा। दा पर छोटाऊ का मात्रा, इसमें भी 1। देखिए रा पर बड़ा आ का मात्रा है तो यहाँ पर 2 लिया जाएगा। गा पर भी 2 लिया जाएगा। तो देखिए कितने हैं, हर चरण में 16 मात्राएं होगी। तो देखिए 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10, 11, 12, 2, 14, 2, 16। ठीक है, इसमें देखिए 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10, 1, 11, 1, 12, 2, 14, 2, 16। ठीक है, अब मुझे गिनना आ गया, मैं बहुत जल्दी जल्दी गिन रहा हूं, आप भी गिनिए जल्दी जल्दी। ठीक है, अब देखिए इसमें कितना होगा, 1, 2, 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 2, 10, 1, 11, 1, 12, 2, 14। ठीक है, और 2, 16। इसमें भी 16 हो गया। ठीक है, एक और है इसमें, देखिए फोर्थ वाला, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, तो इसमें हर एक चरण जो होगा उसमें 16 मात्राएं होंगी, यानी कि लगभग 16 मात्राएं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया। इसकी मात्राएं कैसे गिनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। बंदो गुरुपद पदम परागा सुरुच शिवास तरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भवरुच परिवार। ठीक है, एग्जाम्पल होगा इसका। तो ऐसे आपको मात्राएं गिनना है, क्योंकि इसमें दिया गया था कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। ठीक है, तो मैंने यहां पर बता दिया, इस तरह से आपको इसमें लिखना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया, मात्राएं कैसे गिनते हैं वो भी बता दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका चौपाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है चौपाई के बाद। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है दोहा। दोहा तो सभी को पता होगा, बहुत सारे लोग दोहा पढ़े भी होंगे कई प्रकार से। ठीक है, बहुत सारे दोहे के एग्जाम्पल हैं। तो देखिए इसका क्या होगा, दोहा में क्या होता है, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, यानी कि इसमें हर चरण में समान मात्राएं नहीं होंगी, किसी में 13, किसी में 11। ठीक है, तो दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसमें थोड़ा डिफरेंट होगा, 4 चरण इसमें भी होंगे, बट इसमें डिफरेंस क्या है, पहले और तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होंगी। ठीक है, तो इसका भी एग्जाम्पल हम देखेंगे, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। तो यहां पर एग्जाम्पल लिखेंगे, उदाहरण। ठीक है, ऐसे आपको हेडिंग डालना है, वहां पर आपको ब्लैक से डालना होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिखते हैं, मेरी भव बाधा, शायद आपने पढ़ा हो, मेरी भव बाधा हरो, बाधा हरो राधा नागर सोई, राधा नागरी सोई। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या होगा, देखिए जा तन की झाई परे, ये आपने पढ़ा होगा किसी न किसी बुक में। तो जा तन की झाई परे श्याम हरित, श्याम हरित दुति होई, क्या होगा, होई। ठीक है, ये आपका हो गया। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत होई। तो कोई जरूरी नहीं कि आप सेम टू सेम यही एग्जाम्पल लिखें। ठीक है, आप दूसरा भी लिख सकते हैं, बस ये है कि दोहा का एग्जाम्पल होना चाहिए, उसमें जो मात्राएं हैं वो सही सही होना चाहिए, उसको गिनना भी आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए वहां पर 1 मात्रा 2, इसका लेंगे 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11, 2, 13। तो पहले चरण में 13 हो गई, तीसरे में भी 13 होना चाहिए। तो देखिए 2, 1, 3, 1, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11, 2, 13। तो पहले और तीसरे चरण में 13 हो गई, दूसरे और चौथे में 11 होंगी। देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 1, 8, 2, 10, 1, 11। ठीक है, 11 हो गया। इसमें देखिए 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 2, 10, 1, 11। ठीक है, तो इसके क्या होगा, दोहा में पहले एवं तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे एंड चौथे चरण में 11 मात्राएं होंगी। ये होगा आपका दोहा। ठीक है, ऐसे अभी सोरठा जब हम पढ़ेंगे तो उसके पहले और तीसरे चरण में 11 होंगी, दूसरे एवं चौथे चरण में 13 होंगी, यानी कि इसका सेम उल्टा होगा। ठीक है, जो हमारा होगा सोरठा। चलिए उसको भी देखते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है ये है सोरठा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सेम उल्टा होता है दोहा का। देखिए सोरठा भी अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो देखिए सेम टू सेम जो दोहा है उसका उल्टा होता है। उसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 थी, इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 होंगी। ठीक है, उसमें दूसरे और चौथे में 11-11 थी, इसमें 13-13 होंगी। यानी कि सेम जो है उल्टा होगा उसका। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। यहां पर आप एक लाइन और बढ़ाकर लिख सकते हैं, यह दोहे का उल्टा होता है। ठीक है, उल्टा होता है। ठीक है, तो ये दोहे का सेम टू सेम उल्टा होगा। यहां पर एग्जांपल हेडिंग डालेंगे उदाहरण। ठीक है, और लिखेंगे, तो एग्जांपल इसका हेडिंग हो गया। अब देखिए इसमें भी हम लिखेंगे एक मैंने जो मुझे लिखना है वो देखिए, आप बदल कर भी लिख सकते हैं। राम स्वरूप तुम्हार। ठीक है, तुम्हार बयन अगोचर बुद्धि पर। ठीक है, बुद्धि पर आप क्या लिखेंगे, अभिगत अकथ अपार। अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिखेंगे। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, राम स्वरूप तुम्हार बैन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार नेत 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 निगम कह। ठीक है, तो इसमें मात्राएं कैसे गिनेंगे, देखिए 2, 1 3, 1 4। इसमें देखिए रा पर बड़ाऊ का मात्रा, तो इसको हम 2 लेंगे। ठीक है, 4 2 6, 1 7, 1 8, 2 10, 1 11। ठीक है, तो पहले चरण में 11 हो गए, तीसरे में भी 11 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 1 11। ठीक है, तो पहले हम तीसरे में 11-11 हो गई, दूसरे हम चौथे में 13-13 होंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये आपका हो गया 13। ठीक है, तो इसमें 13 हो गई, 1 2 3 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11 1 12 1 13। ठीक है, और इसमें देखिए 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पहले हम तीसरे चरण में 11-11 होंगी, दूसरे हम चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी। ठीक है, तो ये आपका होगा सोरठा। तो ये दोहे का उल्टा होता है, इसमें भी कुछ नहीं है, बस आपको एग्जाम्पल्स याद रखना है और ये याद रखना है कि किसमें कितना होता है। नहीं तो आप उल्टा लिख दें, दोहा में पहले हम तीसरे चरण में 13-13 11-11 लिख दें। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसमें जो मात्राएं हैं वो आपको सही सही पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप उल्टा भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा सोरठा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो कि अलंकार। तो इसमें मैंने बताया था मैं आपको 3 बताऊंगा छंद में, दोहा सोरठा चौपाई। ठीक है, तीनों मैंने बता दिया। अब चलिए देखते हैं अलंकार में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों को हमें पढ़ना है। 4 नंबर आपका क्लियर हो चुका है। चलिए अलंकार देखते हैं। तो देखिए यहां पर हेडिंग डालेंगे अलंकार। ठीक है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला मैंने 4 आपको बताया था, अनुप्रास, यमक, रूपक, उपमा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। इसको तो आप बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अनुप्रास अलंकार क्या होता है, देखिए वह अलंकार जिसमें समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। यानी कि ऐसा अलंकार जिसमें जो समान वर्ण है, कोई भी वर्ण हो, जैसे चा हो या फा हो, ठीक है, उसकी बार बार आवृत्ति हो, वो अनुप्रास अलंकार होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहां पर हेडिंग डालेंगे उदाहरण। ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे, देखिए चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। खेल रही थी जलथल में। ठीक है, इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखिए यहां पर स्पष्ट कैसे करें कि ये एग्जाम्पल जो है अनुप्रास अलंकार का है, तो यहां पर लिखेंगे स्पष्टीकरण। क्या लिखेंगे, एक हेडिंग डालेंगे स्पष्टीकरण। अलंकार में आप डाल देंगे स्पष्टीकरण, ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए यहां पर एग्जाम्पल है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो इस एग्जाम्पल में देखिए जो चा वर्ण है इसकी बार बार आवृत्ति हुई है, यानी कि यहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। मैंने बताया अभी कि वह अलंकार जिसमें समान वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखिए चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो चा वर्ण की यहां पर बार बार आवृत्ति हुई है। तो यहां पर हम लिखेंगे इन पंक्तियों में
पंक्तियों में चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। ठीक है, आवृत्ति हुई है, अतः यहां, ऐसे लिख देंगे, डायरेक्टली स्पष्ट कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो अतः यहां अनुप्रास अलंकार है, ऐसे ब्लैक से लिख देंगे इसको, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार है, बस ये हो गया। ठीक है, तो ऐसे स्पष्टीकरण छोटा सा हेडिंग डाल देंगे ताकि स्पष्ट हो सके कि आखिर इसमें कौन से वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। देखिए इन पंक्तियों में चा वर्ण की, चा को भी आप ब्लैक लिख सकते हैं, ब्लैक से। ठीक है, तो चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहां अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्पष्टीकरण, हो गया अनुप्रास अलंकार। तो ये आपका अनुप्रास अलंकार हो चुका है। ये ऐसा अलंकार होता है जिसमें समान वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है वो है यमक अलंकार। यमक अलंकार का मतलब क्या होता है, मैंने इसको भी मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, तो देखिए यमक का अर्थ है युग्म अर्थात जोड़ा, यानी कि यमक का मतलब होता है युग्म या जोड़ा, पेयर्स। ठीक है, वह अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार कहलाता है। यानी कि यमक अलंकार ऐसा अलंकार होता है जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आता है लेकिन उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो यहां पर यमक अलंकार होगा। देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि अलंकार तो हिंदी में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहां पर हेडिंग डालेंगे ऐसे और लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर एक एग्जाम्पल मैं लेकर आया हूं, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, नभ मंडल तारक वृंद खिले। ठीक है, तो देखिए यहां पर एग्जांपल क्या होगा, काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। तो इसमें कौन सा अलंकार है, देखिए मैंने बताया कि यमक अलंकार ऐसा अलंकार है जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न हो। जैसे देखिए यहां पर घटा शब्द दो बार आया, तो एक घटा का मतलब है बादल और दूसरे घटा का मतलब है घट गया या कम हो गया। ठीक है, तो काली घटा का घमंड घटा, यानी कि काले बादल का घमंड घट गया। ठीक है, तो यहां पर इसका एग्जाम्पल हो गया। आप स्पष्टीकरण एक हेडिंग डालेंगे, क्योंकि स्पष्टीकरण लिख देंगे तो थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको स्पष्ट भी करना होता है, तो यहां पर हेडिंग डालेंगे स्पष्टीकरण। ठीक है, और लिखेंगे इस उदाहरण में घटा, यहां पर ऐसे ब्लैक पेन से लिखेंगे ताकि ये हाईलाइट रहे। ठीक है, घटा शब्द दो बार आया है और दोनों स्थानों पर इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। ठीक है, मतलब क्या होगा, इसका अर्थ भिन्न भिन्न का मतलब देखिए सबसे पहला जो घटा है इसका अर्थ क्या है, दोनों को ऐसे स्पष्ट कर देंगे। ठीक है, पहले घटा का अर्थ है बादल। ठीक है, और दूसरे घटा का अर्थ क्या है, ऐसे लिख देंगे घटा। ठीक है, दूसरे का अर्थ है घट गया या कम हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख देंगे। तो यहां पर एग्जाम्पल क्या था, डेफिनेशन, वह अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। इस उदाहरण में घटा शब्द दो बार आया है और दोनों स्थानों पर इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। पहले घटा का अर्थ है बादल, दूसरे का अर्थ है घट गया या कम हो गया। ठीक है, तो यहां पर आपका होगा यमक अलंकार। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है यह है रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार का मतलब क्या होता है, इसमें भी लगभग वैसे है। देखिए, जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। यानी कि जहां उपमेय में उपमान का, ठीक है, अभेद रूप से आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होगा। लेकिन यहां पर यह जानना जरूरी है कि उपमेय और उपमान क्या है। ठीक है, तो यहां पर ऐसे लिख देंगे उपमेय और नीचे लिख देंगे उपमान। ठीक है, तो देखिए उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, ये उपमेय होगा। उपमान का मतलब क्या होगा, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। ठीक है, तो उपमेय का मतलब होगा जिसकी तुलना की जाए, उपमान का मतलब होगा जिससे तुलना की जाए। ठीक है, उदाहरण समझते हैं। तो यहां पर उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप होगा, तो उदाहरण यहां पर हेडिंग डालेंगे ऐसे, और इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, देखिए इसका एग्जाम्पल होगा चारु चरण कमल, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, हरि राई, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा चरण कमल बंदो हरि राई। तो यहां पर भी आप चाहें तो स्पष्टीकरण लिख सकते हैं। ठीक है, स्पष्टीकरण। ठीक है, तो देखिए इस उदाहरण में देखिए चरण कमल बंदो हरि राई, यानी कि जो श्री कृष्ण जी के कमल हैं वो चरण जो हम कमल के समान, उनके जो पैर हैं वो कमल के समान है। तो यहां पर देखिए जिसकी तुलना की जाए, देखिए चरण की तुलना की जा रही है कमल से, तो जिसकी तुलना की जाए वो क्या होगा, उपमेय। तो यहां पर उपमेय क्या होगा, उपमेय जो होगा वो चरण होगा, क्योंकि चरण की तुलना की जा रही, तो जिसकी तुलना की जाएगी वो उपमेय होगा। ठीक है, और जिससे तुलना की जाएगी यानी कि कमल से तुलना की जा रही है तो ये उपमान होगा। तो यहां पर ऐसे लिख देंगे कमल। ठीक है, तो देखिए स्पष्टीकरण में क्या लिखेंगे, उपमेय होगा चरण, उपमान होगा कमल। ठीक है, तो यहां पर कुछ आपका जो था, जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। तो देखिए चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें जो चरण है ये जो श्री कृष्ण जी के चरण है वो कमल के समान है। ठीक है, तो यहां पर उपमेय चरण होगा, उपमान कमल होगा, बस हो गया। ठीक है, रूपक अलंकार हो जाएगा। अब यहां पर तीसरा अलंकार भी हो गया। चलिए लास्ट वाला देखते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट अलंकार है वो है उपमा अलंकार। ठीक है, लास्ट वाला है। तो इसमें क्या होता है, उपमा का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन। ठीक है, देखिए जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। यानी कि उपमा अलंकार में दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। ठीक है, उसमें समानता, उसके गुण, आकृति, आकार के आधार पर समानता दिखाई जाती है। जैसे उदाहरण कुछ उसी तरह होगा जैसा मैंने अभी बताया था आपको। देखिए इसमें उदाहरण हम लिखेंगे हरिपद कोमल, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। ठीक है, यानी कि जो हरि जी के, कृष्ण जी के पैर हैं वो कमल के समान कोमल है। उसी तरह एक लगभग एग्जाम्पल है जो उसका था। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा दूसरी तरह से दे दिया गया है। तो इसमें भी हमें वही लिखना है, क्या, उपमेय उपमान। तो देखिए हरिपद कोमल कमल से, श्री कृष्ण जी के जो पैर हैं वो कमल के समान है, तो इनकी पैर की तुलना कमल से की गई है। ठीक है, तो किसकी तुलना की गई है, पैर की। तो उपमेय क्या होगा, देखिए यहां पर लिख देंगे उपमेय। उपमेय जो होगा वो कृष्ण जी का पैर होगा, जिसको हम लिख सकते हैं हरिपद, हरिपद। ठीक है, उसके बाद में उपमान क्या होगा, उपमान। उपमान में हम क्या लिखेंगे, देखिए इनका जो कमल है, ठीक है, जिससे तुलना की जाए, तो कमल से तुलना की जा रही है तो यहां पर कमल लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए क्या है, इसमें एक और चीज लिखे। देखिए इसमें जो कोमल है और से है, कोमल क्या होगा, देखिए साधारण धर्म होगा, यानी कि उसकी विशेषता क्या है। ठीक है, तो साधारण धर्म इसको कहेंगे, तो ये आपका हो जाएगा कोमल। ठीक है, और किस वर्ड से तुलना की जा रही है, देखिए इसका वाचक शब्द क्या होगा, से, वाचक शब्द। ठीक है, ये क्या होगा, से। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें हम स्पष्टीकरण लिखेंगे, यानी कि इसमें किसी वस्तु के गुण, आकृति के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, किन्हीं दो वस्तुओं की तुलना करते हैं। जैसे देखिए यहां पर दिखाया गया था, जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होगा। ठीक है, जैसे हरिपद कोमल कमल से, कृष्ण जी का पैर कमल के समान है। यहाँ पर उपमेय हरिपद, उपमान कमल, साधारण धर्म कोमल और वाचक शब्द से होगा। ठीक है,
तो देखिए स्टूडेंट, रस छंद अलंकार हमारा हो गया है। अब आते हैं पत्र लेखन पर। ठीक है, समझ में आया? पत्र लेखन में पत्र कैसे लिखें, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, सर पत्र कैसे लिखें हिंदी में। तो देखिए, अपने जैसे हम इस टॉपिक पर पत्र लिखेंगे, अपने नगर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराने हेतु जल संस्थान के प्रबंधक को पत्र लिखिए। यानी कि आप अपने सिटी में रह रहे हैं नगर में, और वहां पर शुद्ध पेयजल, शुद्ध जल नहीं मिल रहा है, तो आपको जल संस्थान के प्रबंधक को पत्र लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले उन्हें थोड़ा सम्मानित कीजिए। सेवा में श्रीमान निदेशक, मेरठ जल बोर्ड मेरठ। मान लीजिए मेरठ के लिए आप लिख रहे हैं, तो मेरठ जल बोर्ड मेरठ लिख देंगे। विषय क्या है, फिर आपको विषय डालना है, आप किस सब्जेक्ट पर पत्र लिख रहे हैं, किस विषय पर, क्या समस्या आपको। तो देखिए, पेयजल अधिकारी को जलापूर्ति हेतु प्रार्थना पत्र, यानी कि पेयजल अधिकारी जो है उनको जलापूर्ति यानी कि जल की आपूर्ति के लिए प्रार्थना पत्र हम लिख रहे हैं। ठीक है, फिर लिखेंगे महोदय, यहां पर उनको सम्मानित करेंगे महोदय। फिर आपको अपना प्रॉब्लम यहां पर लिख रहे हैं। ध्यान दीजिए, पत्र में सही तरीका पता होना चाहिए। पहले आप सेवा में जिसके पास पत्र लिख रहे हैं उसको लिखिएगा, कहां लिख रहे हैं वो लिखिएगा, फिर विषय लिखिएगा, किस टॉपिक पर आप पत्र लिख रहे हैं, फिर महोदय लिखकर आपको अपनी प्रॉब्लम बताना। जैसे देखिए, मैं आपका ध्यान संजय नगर, पांडव नगर, मेरठ में पेयजल की अनियमित जलपूर्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस क्षेत्र में प्रातः केवल 35 मिनट ही नलों में पानी आता है। पानी का दबाव बहुत कम होता है। मोटर का प्रयोग करने पर भी ऊपर की मंजिलों में पानी नहीं चढ़ पाता। पानी की इस अनियमित आपूर्ति के लिए क्षेत्र के नागरिकों में रोष है। इससे पूर्व भी अनेक बार स्थानीय अधिकारियों को मैं इस समस्या से अवगत करा चुका हूं, परंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। अतः आपसे प्रार्थना है कि इस क्षेत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने हेतु उचित कदम उठाने की कृपा करें। मैं और मेरा क्षेत्र सदैव आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। ठीक है, फिर आपको लिखना है भवदीय, हस्ताक्षर लिखना है रमेश कुमार। रमेश कुमार नहीं लिखना है आपको, यहाँ पर का खा गा लिख देना है। मैंने लिख दिया है नाम, लेकिन आपको नाम नहीं लिखना है। ध्यान दीजिएगा, का खा गा लिख दीजिएगा। संजय नगर, पांडव नगर, मेरठ हो गया। ठीक है, यहाँ पर का खा गा कर दीजिएगा, इसको कट करके। ठीक है, इसको कट करके। चलिए, ये भी हो गया। पत्र कैसे लिखते हैं समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा है। चलिए लास्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है निबंध। अब देखिए स्टूडेंट, आज हम इंपॉर्टेंट जो निबंध पढ़ेंगे वो है दहेज प्रथा। देखिए, दहेज प्रथा भी एक बड़ी समस्या है, दहेज प्रथा भी बहुत ज्यादा है। देखिए, मैंने आपको जनसंख्या वृद्धि पर पहले ही निबंध बता दिया, पर्यावरण प्रदूषण पर बता दिया, कोरोना वायरस पर बता दिया। ठीक है, भारत में पर्यावरण प्रदूषण, कोरोना वायरस, सब कुछ मैंने निबंध बता दिया, बेरोजगारी की समस्या। तो अब आता है इंपॉर्टेंट निबंध, दहेज प्रथा। इस पर भी निबंध आता है, एक अभिशाप। तो देखिए, निबंध भी जब आप लिखें तो आपको हेडिंग मेन सबसे ध्यान देना है। हेडिंग में क्या डाल रहे हैं, किस टॉपिक पर निबंध लिख रहे हैं, ये सब आपका अच्छा होना चाहिए। देखिए, हेडिंग में सबसे पहला, जब भी कोई भी निबंध लिखे, सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना रहेगा, लास्ट में उपसंहार रहेगा। ये दो हेडिंग बिल्कुल मत भूलिएगा, बीच में आपको हेडिंग तो डालना ही है। देखिए, प्रस्तावना पहले लिखेंगे। दहेज प्रथा का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। दहेज शब्द अरबी भाषा का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है भेंट या सौगात। विवाह के समय, ठीक है, सौगात। विवाह के समय कन्यादान में वधू के माता पिता द्वारा अपनी संपत्ति में से कन्या को कुछ धन, वस्त्र, आभूषण आदि देना ही दहेज है। कन्या के पिता अपनी स्वेच्छा व प्रसन्नता से अपनी पुत्री को पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम प्रदान करते थे, जो उनके सामर्थ्य के अनुसार दिया गया दान था। जबकि आज दहेज चाहे माता पिता के सामर्थ्य में हो अथवा ना हो, किंतु उन्हें यह कर्ज लेकर भी जुटाना पड़ता है। धन का प्रयोग इस प्रकार दिखावे में व्यय करने से विवाह जैसा पवित्र संस्कार कलुषित बन गया। देखिए, आजकल लोग क्या करते हैं, विवाह करते हैं, दहेज लेते हैं। अगर लड़की गरीब है, सुंदर है, फिर भी उससे दहेज ले लिया जाता है, क्योंकि चाहे उसका पिताजी कहीं से भी लाए, चाहे खेत बेच कर ही लाए, लेकिन ले लिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दहेज प्रथा पर रोक लगाना चाहिए, दहेज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बेटियां बचाओ, बेटियां पढ़ाओ। ठीक है, बेटी जरूरी है। बेटी नहीं पैदा होगी तो कहां से आपकी पत्नियां होंगी, कैसे होगा क्या। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे देखिए, दहेज प्रथा का स्वरूप, नेक्स्ट हेडिंग होगा दहेज प्रथा का स्वरूप। देखिए, आज दहेज का स्वरूप पूरी तरह परिवर्तित हो गया है। वर का पिता अपने पुत्र के साथ विवाह में कन्या के पिता की सामर्थ्य, असामर्थ्य, शक्ति, आसक्ति, प्रसन्नता, अप्रसन्नता आदि का विचार, बाजार में बिकने वाले वर का वह मूल्य है जो उसके पिता की सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति को देखकर निश्चित किया जाता है। ठीक है, निश्चित किया जाता है। जिस प्रथा के अंतर्गत कन्या का पिता अपनी सामर्थ्य से बाहर जाकर अपना घर बेचकर अपने शेष परिवार का भविष्य अंधकार में ढकेलकर दहेज देता है, वहां दहेज लेने वाले से उसके संबंध स्नेहपूर्ण कैसे हो सकते हैं। मनुस्मृति में वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष वालों से दहेज लेना राक्षस विवाह के अंतर्गत रखा गया है, जिसका वर्णन मनु ने इस प्रकार किया है। देखिए, दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज बहुत बुरी चीज है। देखिए, किसी तरह वो अपनी बेटी ही आपको दे रहे हैं, बेटी अपना घर छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर आपके घर आ रही है, फिर भी आप उससे पैसे मांग रहे हैं, कितनी बुरी बात है। ठीक है, तो इस पर रोक लगाना चाहिए। आगे देखते हैं।
हैं। आगे हेडिंग है दहेज प्रथा का प्रभाव। दहेज जो लेते हैं लोग, इसका प्रभाव कैसे पड़ता। देखिए, दहेज प्रथा भारतीय समाज में व्याप्त एक ऐसी कुप्रथा है जिसके कारण कन्या और उसके परिजन अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। माता पिता द्वारा दहेज की राशि न जुटा पाने पर कितनी कन्याओं को अविवाहित जीवन बिताना पड़ता है, तो कितनी ही कन्याएं आरोग्य या अपने से दोगुनी आयु वाले पुरुषों के साथ ब्याह दी जाती हैं। देखिए क्या होता है, कोई गरीब लड़की है, उसके माता पिता जो है दहेज देने में असमर्थ हैं, तो क्या है, अपनी बेटी को देखकर माता पिता कोसते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब थी जो बेटी हो गई, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है दहेज देने के लिए, और इसी मजबूरी वश में उनको अपना विवाह, अपने बच्चे का विवाह, अपने लड़की का विवाह किसी जो एज वाले, ज्यादा एज वाले, उसके दोगुने एज वाले होते हैं लड़के, उनसे करा दिया जाता है, क्योंकि किसी तरह तो शादी होना ही है। अब देखिए, दहेज निषेधाता कानून, एक कानून भी है। भारत में दहेज निषेधाता कानून 1961 और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के लागू होने के बावजूद दहेज न देने अथवा कम दहेज देने के कारण प्रतिवर्ष लगभग 5000 बहुओं को मार दिया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में भारत में लगभग प्रत्येक 100 मिनट में दहेज से संबंधित एक हत्या होती है। यानी कि दहेज न मिलने के कारण लगभग 5000 बहुओं को मार दिया जाता है। ठीक है, और एक रिपोर्ट के अनुसार देखा गया कि वर्तमान समय में भारत में लगभग प्रत्येक 100 मिनट में, यानी कि 100 मिनट में एक बहू को मार दिया जाता है दहेज ना मिलने के कारण। ठीक है, उसकी हत्या कर दी जाती है। आधुनिक समाज में, अब नेक्स्ट हेडिंग होगा आधुनिक भारतीय समाज में दहेज प्रथा। आज आधुनिक युग में दहेज प्रथा मानव जाति के मस्तक पर कलंक है, जिसका कारण धन का लालच, झूठी प्रतिष्ठा की भावना, आदर्शवादिता का लोप हो जाना आदि है। सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने की भावना ने दहेज प्रथा के रूप में कलंकित कर दिया। दहेज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखिए मैंने सब कुछ आपको बता दिया है क्या होता है। ठीक है, लड़की मिल जाए, अच्छी मिल जाए, वही आपका धन है, वही आपकी धन है। ठीक है, लास्ट हेडिंग होगा उपसंहार। उपसंहार हमारा लास्ट हेडिंग रहेगा। बीच में आपको हेडिंग, निबंध में हेडिंग अच्छा डालना। देखिए, भारत की पवित्र धरती पर से दहेज रूपी विष वृक्ष को समूल उखाड़ फेंकने के लिए देश के युवा वर्ग को आगे आना होगा। यानी कि जो हमारे युवा हैं, जो बच्चे हैं, जिनकी शादी होने वाली है, उनको आगे आना होगा। माता पिता से कहना होगा मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे लड़की सिर्फ चाहिए, वो भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आगे देखिए, युवाओं के नेतृत्व में गांव गांव और शहर शहर में सभाओं का आयोजन करके लोगों को जागरूक करना होगा, ताकि वे दहेज लेने व देने जैसी बुराइयों से बच सकें। ठीक है।